दोस्तों, सीधे सवाल सीधे जवाब में हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं राजेंद्र नगर से निगम पार्षद श्री राजेश भाटिया जी के साथ। राजेश भाटिया जी भाजपा के युवा नेताओं में से एक हैं और दावा करते हैं कि अपने कार्यकाल में कुछ उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो अब तक अधूरे थे। आइए आपके सवालों के जवाब जानते हैं श्री राजेश भाटिया जी के साथ। नमस्कार, कैपिटल वन के ज़िंदगी दिल्ली प्रोग्राम में एक बार फिर मैं राजेश कपूर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हमारा एक प्रोग्राम सीधा सवाल सीधा जवाब, इसके 2 एपिसोड्स आप देख चुके हैं। आज हम तीसरे एपिसोड में हैं और सानिध्य में बैठे हैं श्री राजेश भाटिया जी के। और ये बता दूं दोस्तों कि राजेश भाटिया जी नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल एमसीडी के म्यूनिसिपल काउंसलर हैं और इसके अलावा वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। राजेश भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल के अंदर। भाटिया साहब, ये एक फैक्ट है कि एमसीडी शब्द से लोग घबराते भी हैं और डरते भी हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एमसीडी का जब आप सुबह उठते हैं तो हमारी आपसे मुलाकात होती है हमारे सफाई कर्मचारी के माध्यम से, और रात तक किसी न किसी रूप में हमारा और पब्लिक का साथ रहता है आपस में। ऐसा नहीं है कि लोग घबराते हैं। मुझे पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सर, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एमसीडी का कोई काम अगर निकल आए तो उसके अंदर लोगों को अपने चक्कर जो हैं वो याद आ जाते हैं कि पता नहीं कितने चक्कर कटवाएंगे, पता नहीं कौन सी फाइल लाने के लिए बोल देंगे, न जाने कौन कौन सी चीज़ों को सामने रख देंगे और हमारे को एक पेनल्टीज़ के जो हैं वो पहाड़ अंबार जो है हमारे सामने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पेनल्टी तो किसी चीज़ लगती नहीं है। पेनल्टी तो खाली प्रॉपर्टी टैक्स में लगती है, वो भी डिफ़ॉल्टर पे। और जो तो अच्छा टैक्स पे है उसको तो वेलकम करते हैं, उसको हम रिबेट भी देते हैं। सीनियर सिटीजन को रिबेट देते हैं हम, और ऑन टाइम जो डिपॉजिट करने वाले को रिबेट देते हैं। हम तो स्वागत करते हैं उसका। बहुत अचंभे वाली बात यह है कि एक छवि जो एमसीडी की हम लोग एक्सपीरियंस करते आए हैं उससे काफ़ी विपरीत सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है, ऐसा हम जानते हैं। नहीं, मैं आपकी बात कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे अभी एक आम आदमी पार्टी के दोस्त मिले तो वो कहने लगे आपके नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है। मैं कहा चलो आपकी बात को मानते हैं, निगम भ्रष्टाचार है। आप कह रहे हैं आपने किसी को पैसे दिए होंगे, आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं, आपने किसी को कुछ रिश्वत दी होगी नगर निगम में। बोले नहीं, मैंने नहीं दी। चलो आपने नहीं दी, किसी आपके रिश्तेदार ने दी होगी। बोले मेरे किसी रिश्तेदार ने भी नहीं दी। मैं किसी यार दोस्त ने दी होगी रिश्वत आपके। बोले किसी यार दोस्त ने नहीं दी। तो मैं कहा फिर आप कैसे कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है? आपने नहीं दी, आपके किसी रिश्तेदार ने नहीं दी, आपके किसी दोस्त। मैंने सुना है। सुनी सुनाई बात है तो बहुत कुछ है, सुनी सुनाई बात तो मत जाओ। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैंने रिश्वत दी, आए मेरे सामने आए कि मैंने रिश्वत दी है, मैं उसकी इंक्वायरी कराता हूँ क्यों दी है। मैं 1 साल करोल बाग जोन का चेयरमैन रहा। मेरे आप देख लीजिए बोर्ड है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठता था। पब्लिक डीलिंग का टाइम होता है सुबह, मैं रोज़ 12 से 2 बैठता था। मेरे वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, मेरा टेलीफोन नंबर लगे हुए हैं, डीसी के टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, कंप्लेंट बॉक्स पड़ा हुआ था। एक आदमी ने ये नहीं कहा मुझे आके कि साहब ये फलाना अफसर आपका पैसे मांग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर किसी भी आदमी ने कहा हो मुझे आके तो वो, और मैं कह रहा हूँ नहीं कहा, तो वो आपके चैनल पे आके मुझे पकड़ सकता है ऑन रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा। ये चीज़ है कि भाटिया जी आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आपको कंप्लेंट की थी, मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हाँ, कंप्लेंट किस टाइप की आती है मैं बताता हूँ आपको। कंप्लेंट इस टाइप की आती है कि लोगों ने क्या किया, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न है उसकी, उसका एरिया बनता है 500 स्क्वायर फुट। अब उसने जो जमा पैसे करा रहा 300 स्क्वायर फुट के, अब वो 200 फुट की जब पकड़ आ गई रिटर्न में, तो जब उस पर नोटिस जाता है तो फिर वो चाहता है कि कुछ हो जाए, मेरी कोई एडजस्टमेंट हो जाए। साहब एडजस्टमेंट कहाँ से हो जाए? अब जो गलत जिसने कर रखा है उसकी रिटर्न पकड़ी जाती है तो वो बोलता है। अदरवाइज कोई आदमी नहीं कह सकता। मैं 2 साल प्रॉपर्टीज कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ और मैं पहला शख्स हूँ जिसने दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार जो मोटिशन होती है उसके कैंप लगाए जी। आज तक नगर निगम में ऐसा कभी इतिहास में नहीं आया कि कभी प्रॉपर्टी मोटिशन के कैंप लगे हों, क्योंकि सबसे मुश्किल काम लोग कहते थे कि प्रॉपर्टी की मोटिशन कराना है। मैंने उसको याद कर दिया। आज मैंने अपने टाइम से रूल बना दिया कि आपको विदिन 15 डेज उसको फाइनल करना ही करना है। अगर कोई मेरी उसमें कोई कमी है तो मुझे वो आपको लेटर लिख के बताना है कि भाई आपके काम में ये कमी है, और जो लेटर जाएगा उसमें उसका डेजिग्नेशन लिखा होगा ऑफिसर का। ये नहीं कि खाली आपने स्टैंप लगाई और भूखी मार के भेज दिया कि आप आए इस दिन। नहीं, आपको टाइमिंग्स देने पड़ेंगे, आपको अपना रूम नंबर लिखना पड़ेगा, आपको अपना नाम अपना डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, और आपको उस समय प्रेजेंट होना जरूरी है। ये तो सच है सर कि अगर मन में कहीं चोर होता है तो डर भी तभी होता है। जी जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा। और लेकिन सर पीछे कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर कुछ 2 शराब के ठेके जी जी, वो खुले थे, फिर आपने शायद
अपना कुछ ज़ोर आजमाइश करके और अपना ज़ोर दिखाकर उनको बंद करा दिया, इस तरह की कुछ शिकायत सामने आई तो थी। जी जी जी, ऐसा जी मेरी वार्ड है राजेंद्र नगर में, हमारा 3 हिस्सों में वार्ड बटा हुआ है, बल्कि 4 हिस्सों में। इसमें एक WA वेस्ट इलेक्शन एरिया आता है जो आधा करोल वागा मेरे राजेंद्र नगर वार्ड में आता है जी। वहाँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली की जनता को ये वायदा करके आए थे कि मैं पानी की समस्या हल करूँगा, ये करूँगा, पानी की समस्या हल तो नहीं करी। उन्होंने शराब के ठेके जरूर 2 मेरे यहाँ रिहायशी इलाके में खुलवा दिए। और जब मुझे मालूम चला तो मैं वहाँ के जनता के साथ, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन सब के साथ वहाँ पे धरने पे बैठा और करीब 10 दिन मैं वहाँ धरने पे बैठा। और मैंने केजरीवाल साहब को कहा कि आपने जो लोगों की पिक्चर दिखलाई थी और ये तो उससे उल्टी आप चल रहे हो। तो उनके लोगों का ये जवाब था कि नहीं, ये तो पॉलिसी जो है वो शीला गवर्नमेंट की थी। तो मैंने उनको कहा कि आप शीला गवर्नमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप शीला की नीतियों के विरोध में चुन के आए थे, आप उसके विरोध में आए थे, और आज आप कह रहे हो कि शीला सरकार की बनाई नीति हम उसका पालन कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है जी। तो हमने विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम मोहल्ला सभा बुलाएंगे। आज तक वो मोहल्ला सभा ना तो गठित हुई, ना कोई मोहल्ला सभा बुलाई। मैंने वहाँ ओपन चैलेंज किया यहाँ के जो MLA को, केजरीवाल साहब को, कि ये नॉन कमर्शियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इसका, आपने लाइसेंस तो दे दिया, लाइसेंस देना आपके हाथ में है, आपने अलॉट कर दिया, मगर जिस दिन आप इस शॉप का शटर ऊपर करेंगे विदिन 24 आवर्स एज DMC एक्ट, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी के रिकॉर्ड्स है, ये हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ आपको। मैंने कहा एज विदिन 24 आवर DMC एक्ट के अंदर कार्रवाई करते हैं, हम शराब के ठेकों को सील कर देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जिसकी दुकान थी वो डर गया, वो सब हो गए। उन्होंने काफ़ी कोशिश की मुझसे मिलने की और मुझसे उन्होंने अप्रोच करी कि साहब आप कुछ करिए। मैं कहा बिल्कुल करते हैं, आप बंद कीजिए, आप वहाँ बेकरी खोल लीजिए, आप वहाँ कोई जो परमिटेड आइटम है उसकी शॉप खोलिए, अगर कोई आपको तंग करेगा मैं जिम्मेवार हूँ, मगर आप शराब के ठेके खोलेंगे, रिहायशी ठेके में नहीं खोले देंगे। उसका नतीजा क्या रहा, हम सबके आंदोलन के कारण, जनता के दबाव के कारण, नगर निगम के दबाव के कारण वो दोनों ठेके बंद हो गए। सर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो खैर गांधी परिवार के नाम से आसपास से सब घिरे हुए हैं। दिल्ली के अंदर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा या जो ये नहीं जानता होगा कि आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव चौक, जिसे बड़े लोग प्यार से कैनॉट प्लेस के नाम से भी जानते हैं, तो इस तरीके से संजय गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, ये सब लोग जो हैं एक जब जहाँ नाम के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ हमको ये सुनाई दिया कि आपने जहाँ भी कोई चीज़ खोली है वो आम नागरिक और आम जनता के नाम पे खोली है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें एक तो ये काम करना चाहिए कि अपनी संस्कृति हमारी जिंदा रहे। जब हमारे कोई क्षेत्र में आए, मुझे अभी किसी ने WhatsApp पे पोस्ट भेजी कि साहब मैं नई दिल्ली इलाके में घूमा तो मुझे वहाँ मुगल कालीन गुलामी के प्रतीक सड़क नज़र आई, मैं वहाँ गया तो वहाँ नज़र आई, तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि साहब थोड़ा सा तकलीफ़ कीजिए, आप थोड़ा पीछे आइए, मेरे वार्ड में राजेंद्र नगर में आइए, यहाँ आपको महर्षि दयानंद सरस्वती मार्ग मिलेगा, यहाँ आपको भगवान परशुराम मार्ग मिलेगा, यहाँ आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूजा पार्क मिलेगा, यहाँ महर्षि वाल्मीकि वाटिका मिलेगी आपको, यहाँ गुरु नानक देव समुदाय भवन मिलेगा। हमारे यहाँ समाज, हिंदू समाज के अध्यक्ष रहे, बड़ा उन्होंने समाज के लिए काम किया, धर्मशाला बनाई, डिस्पेंसरी बनाई, भोजराज वंजानी मार्ग, यहाँ निज ठाऊँ है, वहाँ बड़ी धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, निज ठाऊँ मार्ग। मतलब मैंने अपने पूरे क्षेत्र में किसी परिवारवाद को बात नहीं दिया, किसी बड़े आदमी पे नहीं, जो लोको रिप्रेजेंट और महापुरुषों के नाम। आज महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारतवर्ष के लिए जो किया पूरी दुनिया जानती है। आज कोई आदमी मेट्रो स्टेशन उतरेगा तो कहाँ जाना है, महर्षि दयानंद सरस्वती, एक अच्छा नाम उसके उच्चारण से आया। तो सर, यहाँ पर जैसे अभी आप BJP के सदस्य हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम नागरिकों को एक हल्का सा रोष है मन में। वो ये हो सकता है कि शायद मेरी इस बात को आप कहीं ऊंचे लेवल पे पहुंचा पाएँ। वो ये कि जो इतने बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है उनको प्रचार नहीं मिल रहा। ये प्रचार ज़रूरी किस लिए? आपकी पब्लिसिटी के लिए नहीं सर, हमारे में विश्वास जगाने के लिए। तो इस बारे में आप क्या सहमत हैं? नहीं, ऐसा है, मैं अभी बताता हूँ। जहाँ तक निस्वार्थ वाली बात है, पहली बात तो मैं BJP का हूँ, मेरी रग रग में BJP है, मैं संघ का सेवक हूँ सबसे पहले मैं। मगर जब मैं चुना गया तो मुझे यहाँ से 62% वोट मिले, और जब किसी कैंडिडेट को 62% वोट मिलते हैं तो पार्टी लाइन से हटके मिलते हैं उसको, और चुनाव प्रतिनिधि सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। मगर अभी काफ़ी टाइम से देखने को आ रहा था, जो हमारी तीनों नगर निगम है, ईस्ट नगर निगम, साउथ, नॉर्थ, यहाँ पे कई सीनियर लोग ही कंटिन्यूस चीज़ों को, पोस्ट जो मेजर 5 की पोस्ट होती हैं उसको होल्ड करते हैं। इस बार हमारी लीडरशिप ने डिसाइड किया, सीनियर लीडरशिप ने डिसाइड किया कि इन 5 की पोस्ट पे किसी भी व्यक्ति जो पिछले 4 साल में रहा उसको रिपीट नहीं करेंगे और नए चेहरों को इस बार मौका देंगे।
तो आप इस बार देखिए तीनों निगम में तीनों नए चेहरों को मौका दिया गया जी। है और पार्टी इसी का विचार कर रही है कि सबको अधिकार मिले, काम करने वाले लोग आगे आएँ। अभी हमारे जो संगठन मंत्री आए हैं, सिद्धार्थन जी आए हैं, हमारे जो संघ से भाजपा में आते हैं, काम देखते हैं, वो इस चीज़ पे काफ़ी काम कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि जो हमारी उपलब्धियां हैं, जिस पे हम लोगों को फ़ख्र हो सकता है और जिसको अगर आम नागरिक जान ले तो वो ये मान लेगा कि हाँ वाकई में बीजेपी सरकार कुछ कर तो रही है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे अब ये सवाल मैंने पार्टी के और भी वरिष्ठ नेताओं से भी किया था, लेकिन वहाँ से कोई अच्छा रिस्पांस या अच्छा एक आंसर नहीं मिला, सटीक जवाब जिसे कहते हैं। उसके अंदर हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, जवाब क्या ढूंढ रहे हैं, वो ये कि जो आप पार्टी की उपलब्धियां हैं, जैसे कि हमारी विदेश नीति को ले लेते हैं, तो विदेश यात्राओं का अगर हम डेफिनेशन पहले से ही दे देते दूरदर्शन के माध्यम से, तो शायद संसद के अंदर सवाल ना उठते। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह का कोई भी ज़रूरत आप लोगों को महसूस नहीं हुई कि मीडिया के सामने जाके पब्लिक को एड्रेस कर सकें? देखिए, मैं एक तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आपने ये बात कही कि जो मोदी जी की जो उपलब्धियाँ हैं, मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ नीचे तक प्रॉपर नहीं पहुँच रही ये, और बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। कुछ चीज़ें नीचे तक अच्छे ढंग से पहुँची हुई हैं, जैसे जन धन योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना। तो देखिए मोदी सरकार ने कितना अच्छा काम किया, कितने प्रकार के जो सर्टिफिकेट थे, कागज़ थे, उनको अटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कई जगह एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। ये काम किया, ये नीचे तक पहुँचा है। जो कुछ नौकरियां जो मुझे क्लास ध्यान नहीं आ रही, जो नीचे नौकरी हैं उनमें इंटरव्यू खत्म कर दिया, मगर फिर भी जितना काम सरकार द्वारा हो रहा है, जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा है। जिस बात से मैं आपकी सहमत। सर, जनधन जूनियर के बारे में जैसे भी आपने नाम लिया, तो मुझे एक बात ख्याल आती है कि ये एक ऐसी योजना है जिसके बारे में, जिसके नॉर्म्स, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आम नागरिक को बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। और ऐसी कोई साइट, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसको आसान बना सकते हैं हम लोग, लेकिन बना नहीं रहे। नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी पिछले साल हमने सभी अपने वार्ड लेवल पे बड़े लार्ज स्केल पे हमने कैंप लगाए, खुद मैंने लगाए, जिसमें मैंने 1177 लोगों का बीमा कराया जी, जो उनका हर साल उसको रिन्यू होता है। अब उनकी सूची हमारे पास है, जो नहीं पे कर सकते उनका हमने खुद पे किया। सर माफ़ी चाहूँगा, 1177 लोगों को आपने कैंप लगाए, क्या इसको किसी मीडिया ने कवर किया? नहीं, अखबार में आया और जितना आना चाहिए उतना नहीं है। मैंने कहा ना, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा। जी, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, मेरा भी जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, इसमें कोई दो रह। इतनी उपलब्धियां आपकी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो हमने देखा है ऑफिसेज भी जो लगते हैं वो आम बिल्कुल ओपन जनता के बिल्कुल बीच में जाकर लगते हैं। नहीं, मैं तो खुद सड़क पे बैठता हूँ। मैं तो अपने क्षेत्र में 3 जगह सड़क पे पटरी पे बैठता हूँ। जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। मैं तो पटरी पे बैठता हूँ, मेरा कार्यालय सड़क से चलता है और कुछ भी नहीं होता तो आते जाते लोगों से राम राम हो जाती है, दुआ सलाम हो जाती है, इतना ही हो जाता है। सर कितनी बड़ी बात है कि आप पब्लिक के बिल्कुल टच में रहते हैं। मैं तो सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सड़क पे बैठता हूँ। और जो उसका भी आता है, कई बार लोग हैरान होते हैं, इतनी गर्मी है, इतनी ठंड में बैठे हो। मैं यार, जो हमारा कार्यकर्ता सर्दी गर्मी में काम करता है, आप भी तो सर्दी में घूम रहे हो और मुझे बैठने में क्या दिक्कत है? राजेश जी ने दोस्तों अपनी खूबियों को कुछ छुपा सा लिया है, इतना मॉडेस्ट होके उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बताने के लिए, आपको जानकारी में डालने के लिए एक चीज़ बता दूँ कि राजेश जी ने पीछे कुछ जन सुविधाओं का जो उद्घाटन किया, वो उन जन सामान्य लोगों के नाम पे किया जो शायद आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये बात हम लोग राजेश जी के कर्मुख से ही जानना चाहेंगे। राजेश जी प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ दिक्कत आती है महिलाओं को, वो आती है टॉयलेट की। चाहे वो बाज़ार में जाएं, चाहे वो किसी शॉप में सर्विस करती हैं, चाहे हमारी सफाई कर्मचारी जो नगर निगम की आपके घरों के बाद सफाई करती हैं, या आपकी जो डोमेस्टिक मेड्स, सॉरी जिसको हम डोमेस्टिक हेल्पर कहते हैं, वो काम करती है, वो आपके यहाँ चौका के काम करने आती है, सफाई का काम करने आती है, हम उनको अपने टॉयलेट अलाउ नहीं करते हैं यूज़ करने के लिए। अब मैंने कई बार देखा है कि बेचारी क्या करती हैं, किसी पार्क के कोने पे लेडीज़ यूरिन पास कर रही हैं, किसी गाड़ी की आड़ में कर रही हैं, तो बड़े शर्मिंदगी होती है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारी माताओं बहनों को जो है वो ओपन में फ्री होना पड़ रहा है। तो मैंने काउंसलर बनते सबसे पहला काम इस पे मैंने वर्किंग की, और मुझे आज प्राउड है मेरे पार्टी के लीडरशिप के साथ ही मैंने किया जो काम। आज मेरे वार्ड में सबसे पहले मॉडर्न लेडीज़ टॉयलेट, जो बिल्कुल वेस्टर्न टाइप सीट, इंडियन सीट, ग्रेनाइट लग के, आप किसी भी 5 स्टार होटल से उसे कंपेयर कर सकते हैं टॉयलेट को, मैंने सबसे पहले अपने यहाँ बनाया। उसमें खूबी क्या रही
इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा वो उस लेडीज़ ने रखा जो उस बीट में सफाई कर्मचारी हैं, मिसेस रेखा और मीना। बहुत बढ़िया। वही हमारी वहाँ सफाई कर्मचारी है, उन्हीं से मैंने फाउंडेशन स्टोन रखवाया। और उसका इनॉग्रेशन मैंने किसी नेता को नहीं बुलाया, किसी एमपी को नहीं, किसी मिनिस्टर को नहीं, किसी चेयरमैन को नहीं, मेयर को नहीं, इवन मैंने खुद भी नहीं किया। उसका मैंने उद्घाटन भी वहाँ की दोनों सफाई कर्मचारियों से कराया। आज भी आप सतभराव स्कूल के बाहर जाके देखिए, मॉडर्न टॉयलेट वर्किंग में, और स्टोन पे मिसिस रेखा और मीना का नाम लिखा हुआ है कि इन्होंने इसका उद्घाटन किया। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, मेरा शुरू से रहा है, मेरे जीवन में मेरी माँ का बड़ा प्रभाव रहा है। और मेरा ये, आप कहीं भी मेरा कोई बोर्ड देखेंगे, कोई स्लोगन देखेंगे, मेरा हैंडबिल देखेंगे, तो उस पर लिखा होता है अपने माता पिता, बुजुर्गों एवं महिलाओं का सम्मान करें जी। तो ऐसे ही मैंने एक न्यू नगर में बनाया, तो उसका जो उद्घाटन जो किया है वुमेन डे पे किया था मैंने उसका उद्घाटन। तो जो हमारी एरिया की सीनियर सिटीजन है, 4 जो महिलाएं हमारी, मिसेस मिथिलेश नारंग थी, मिसेस विज, मिसेस कंचन गुप्ता और एक मिसेस हमारी सचदेवा थी, सॉरी मिसेस सचदेवा। इन 4 सीनियर सिटीजन से जिनकी एज इस समय अबाउट 70 ईयर्स होगी, उनसे मैंने उनका इनॉग्रेशन करवाया। उनसे कितनी ब्लेसिंग मिली मुझे मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी वुमेन्स के लिए मैंने, लोग बातें करते हैं, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता। मेरा तो विश्वास है हमने क्या किया उसको बताएं। तो मेरे यहाँ, हमारे यहाँ विवेकानंद पार्क है, सिंधी पार्क भी कहते हैं। ये पहला पार्क है ऐसा क्षेत्र का यहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी के लिए मार्शल अपॉइंट किए गए हैं। आप अभी जाके देख लीजिए, राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की ड्यूटी है। 3 शिफ्ट में वहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी के लिए मार्शल इन यूनिफॉर्म आपको मिलेंगे, जिसमें क्योंकि यहाँ पे बाजीराम इंस्टीट्यूट बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ राजेंद्र नगर में लोग IAS की ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए, IPS कोचिंग के लिए दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं। सुबह लेडीज़, बुजुर्ग औरतें सैर के जाती हैं, अनसिक्योर फील करती थी, पर आज वो बड़े आराम से रिलैक्स होकर पार्क में सैर करती हैं क्योंकि राउंड द क्लॉक उनको पता है कि यहाँ मार्शल घूम रहे हैं हमारी सिक्योरिटी। ये तो बहुत बढ़िया काम है सर। और आप कह रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स में आप विश्वास नहीं रखते, ये भी एक बहुत अच्छी धारणा है। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि CM जिस काम के लिए चुन के यहाँ पर आए थे, शायद वो काम हम लोग राजेश भाटिया जी को करता हुआ देख पा रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों, विचार ज़रूर कीजिएगा। एक सर, जब हम अपने देश के, अपने राज्य के CM के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो उनकी एक बहुत प्यारी मुहिम शुरू हुई थी ऑड इवन की, कुछ उस पर रोशनी डालिए ना सर। देखिए, वो ऑड इवन क्या है कि वो बार बार जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीज़ें लाते हैं जी। वो जान के कोई शुक्र ऐसा छोड़ देते हैं कि जिसमें लोग उनके बारे में सोचे ही नहीं। बड़े वो एक, आप कह लीजिए बड़े मास्टरमाइंड आदमी हैं, वो चीज़ों को ध्यान भटकाने का काम करते हैं। पहले जब उनके MLAs की बात आई, फर्जी डिग्री की बात आई, सोमनाथ भारती का इशू था, सैलरी का इशू था, तो उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया। अब क्योंकि बिजली पानी का फेल हो रहा है मैटर, कुछ कर नहीं पा रहे, बुनियादी सुविधा, तो ये मैटर छेड़ दिया। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि आप 15 दिन के लिए ऑड इवन ला रहे हैं, आप दिल्ली की जनता पर थोप रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगा। खाली कारें हटने से पोल्यूशन खत्म नहीं होता। मोटरसाइकिल है, मैं नहीं कह रहा मोटरसाइकिल बैन करो, मैं कह रहा हूँ आप पोल्यूशन को खत्म करने के दूसरे उपाय कीजिए, एनवायरनमेंट के लिए कीजिए, दूसरी चीज़ें कीजिए आप। और सबसे बड़ी बात, आप अभी देखो जो ऑड इवन में दिल्ली की जनता को, जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड यूनियन है, उनके ऑटो ड्राइवर ने कितना लूटा है, टैक्सी वालों ने कितना लूटा है। छोटे छोटे काम के लिए जहाँ किराया 20 रुपये 30 रुपये कराया था, उसका 200-300 रुपये किराया उन्होंने किया। कई चैनल इसका स्टिंग भी दिखलाया। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, अगर आपका ये मानना है कि ऑड इवन बड़ा अच्छा है और ऑड इवन से पोल्यूशन रुकेगा और आप दिल्ली की जनता के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो आज ही आप ये तय कीजिए कि 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, कि आज ये डेट खत्म हो रही है, कल से मैं केजरीवाल जी कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल, मेरे सारे मंत्री, मेरे सारे विधायक, मेरे सारे पार्टी के पदाधिकारी, बाकी दिल्ली की जनता अडॉप्ट करे ना करे, हम वॉलंटरी आज से ऑड इवन को फॉलो करेंगे। मेरे परिवार के लोग ऑड इवन को फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया। आप एग्जाम्पल सेट कीजिए जनता के लिए, ये बहुत बढ़िया। अगर आप ईमानदार हैं तो जी बिल्कुल। आप झूठी राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं दिल्ली की जी, आप बांट रहे हैं, खाई पैदा कर रहे हैं कार वाले और स्कूटर वाले के बीच में जी। और इसके ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसके प्रचार के अंदर भी काफी पैसा खराब हुआ। अरे 500 कुछ करोड़ ने लगा दिया। 500 कुछ करोड़ में तो जगह जगह, मैं कहता हूँ, मैंने अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने वार्ड में वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू कराया है। आज दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, इतने में तो पूरी दिल्ली में आप इतने वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट लगा देते, ग्रीनरी इतनी कर देते आप, बच्चों के लिए आप स्कूल में कर सकते थे, डिस्पेंसरियाँ खोल सकती थी, टॉयलेट बन सकते थे, जो प्रॉब्लम है।
कितना कुछ हो सकता था इतने पैसे सिर्फ। और चलो आप दिल्ली में तो कर ही रहे हैं, बॉम्बे में इतने बड़े बड़े आप दिखला रहे हैं, बाकी में इतनी इतनी बड़ी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, केजरीवाल ने ये कर दिया। जो कल्चर लेके आए थे कि हम आम आदमी है, जो नोटबंदी हो रही थी, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई स्कूटर पे आ रहा है, आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं जी। कोई फॉर्च्यून गाड़ी में घूम रहा है, कोई इनोवा में घूम रहा है, कोई किस में घूम रहा है। एक दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की जो चाल चली थी, ये अपनी चाल में कामयाबी हुई। तो कर दें, बाकी जनता समझदार है, आज नहीं तो कल लोग समझेंगे इस बात को, सच्चाई। राजेश जी, हम लोग जितनी भी आपसे अभी हमने वार्तालाप करी, जितना भी हमने आपके बारे में जाना है, हमने ये देखा है कि आप एक भाजपा के ऐसे युवा नेताओं में से एक हैं जो कि वाकई में इस देश के रंग रूप को, इस देश की शख्सियत को, इस देश के पूरे व्यक्तित्व को बदलने के काबिल हैं। तो सर, क्या हम लोग ये जान पा रहे हैं जब, तो वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं वो भी ये देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं वरिष्ठ नेता। जब मुझे इससे पहले जिलाध्यक्ष बनाया था पार्टी ने, और उसके बाद मुझे टिकट दी, युवा के नाते दी टिकट मुझे। और जब मैं देखिए पहले 2 साल मैं प्रॉपर्टीज कमेटी का चेयरमैन रहा, सबसे यंगेस्ट चेयरमैन था, फिर जोनल चेयरमैन रहा। इसका मतलब पार्टी यंग को दे रही है और कामों को मॉनिटर कर रही है। और फिर मुझे पार्टी ने सबसे पावरफुल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा उसके बाद। तो ये पार्टी ऐसा नहीं है, आज भी अगर आप देखिए हमारे नॉर्थ एमसीडी में, साउथ एमसीडी में, तो मैक्सिमम जो हमारे निगम पार्षद से जंग है, अभी हमारे मेयर थे वो भी यंग थे, दोनों मेयर यंग थे हमारे, नॉर्थ के भी और ईस्ट के भी। तो ये पार्टी पूरा इस चीज़ का ध्यान रख रही है कि आने वाली जो सेकंड लीडरशिप हमारी जो डेवलप हो, उसकी तरफ पूरा ध्यान है पार्टी का। हमने एक मुहिम उठा रखी है कि जनता को हम लोगों ने जागरूक भी करना है। हम ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज़ आपके सामने और भी लेके आते रहेंगे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि उन इंटरव्यूज़ के ज़रिए हम आपको ये बताएं कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से कार्यरत है, और उसको सामने लाने के लिए हम जैसे चैनल्स, छोटे चैनल्स, कृपया सामने आएँ और इनके चेहरों को पब्लिक के आगे रखें। ये मेरी सबसे गुजारिश है कि आपके पास भी यदि कुछ ऐसे सवाल हों अपने एरिया के लीडर्स से पूछने के लिए, तो कृपया हमारे चैनल पे लिखें। हमारे नाम, नंबर सभी आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। कृपया इनका इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें।